आप सभी श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन की टीम की ओर से सेवासोली प्रणाम। आज की मैं एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रही हूँ जो कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, पर उससे भी ज़्यादा ये दिल दहलाने वाली होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आपको पता चलेगा किस तरीके से पुलिस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और किस तरीके से उन्होंने एक फेक एनकाउंटर में किसी मासूम बेगुनाह की जान ली है। ये जो एनकाउंटर है ये किसी स्टेट का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के इतिहास का एकमात्र एक ऐसा एनकाउंटर है, पहला और आखिरी, जिसमें कई तादाद में जो है पुलिसकर्मियों को सज़ा मिली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है उत्तराखंड स्टेट की, और ये जो कहानी है शुरू होती है गाज़ियाबाद के पास के रहने वाले रणवीर से। रणवीर ने MBA किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है वो देहरादून इंटरव्यू के लिए आने वाला था। अब रणवीर के माँ बाप बहुत खुश थे कि चलो बेटे ने पढ़ाई की और जो हमारे बुढ़ापे के सहारे है, चलो उसे नौकरी मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो घर पे बेरोजगार नहीं बैठेगा। पढ़ाई भी कंप्लीट होगी, कॉलेज हो गया, नौकरी भी उसके पास हो जाएगी। अब 2 जुलाई 2009 को रणवीर जो है देहरादून पहुंचता है इंटरव्यू के लिए। अगली सुबह 3 जुलाई 2009 को उसका इंटरव्यू होता है और कंपनी से ऑफर होता है उसे कि 4 जुलाई से ही आप जो है अपनी जॉब ज्वाइन कीजिए, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। तो उसने ये खबर अपने माँ बाप को भी दी, तो माँ बाप खुश थे कि चलो इंटरव्यू हो चुका है और उसे जॉब भी जो है 4 जुलाई से ही ऑफर हो गई है, उसे घर पे खाली नहीं बैठना पड़ेगा। माँ बाप इतने खुश थे, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था जो ये खुशियाँ हैं ये चंद पलों की मेहमान हैं। अब अगली सुबह जो है 4 जुलाई 2009 को देहरादून से जितने भी अखबार थे उन सब में एक ही खबर छपी हुई थी कि एक बदमाश ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर भागा और जो मुठभेड़ में है उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है और उसे एनकाउंटर में जो है 22 गोलियां लगी हैं। अब कुछ अखबारों में इस तरीके से तस्वीर छपी हुई थी जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा या जो लोग थे शेर शिकार करते थे या अन्य किसी भी जानवर का शिकार करते थे तो उसके इर्द गिर्द खड़े होते थे। इसी तरीके से जो है पुलिसकर्मी भी, करीब 18 पुलिसकर्मी जो है रणवीर के इर्द गिर्द खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, और ये मुस्कान वैसी थी जैसे शेर का शिकार करने के बाद किसी आदमी के चेहरे पे होती है। और बाकायदा बड़े ऑफिसर्स ने इन पुलिसकर्मियों को इसके लिए शाबाशी दी। तो जब गाज़ियाबाद में रणवीर के माँ बाप ने ये तस्वीर देखी तो उनका दिल बैठ गया। कुछ देर बेहोशी के बाद उन्होंने खुद को संभाला और इस तरीके से अपने बच्चे की जो तस्वीर उन्होंने देखा और उसमें साफ लिखा था कि बदमाश ने जो है रिवॉल्वर छीनकर भागा और पुलिस मुठभेड़ में उसका मौत हो गई। अब माँ बाप किसी तरीके से खुद को संभाल कर वो देहरादून पहुँचे, क्योंकि एनकाउंटर हुआ था तो पोस्टमार्टम तो होना ही था। पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी हॉस्पिटल ले जाई गई थी। अब रणवीर के माँ बाप देहरादून पहुँचते हैं तो यहीं से बस कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। अभी तक पुलिस ने बताया था कि एनकाउंटर हुआ, उसने जो है पुलिस चौकी आराघर के जो JB भट्ट थे वहाँ के इंचार्ज, उनकी रिवॉल्वर लेकर वो भागा था और इसलिए पुलिस मुठभेड़ में उसकी क्या है मौत होगी। बाकायदा ये रिकॉर्ड है कंट्रोल रूम में कि उन्होंने कहा कि पुलिस का मैसेज जो कंट्रोल रूम को गया था यही गया था कि बदमाश ने पुलिसकर्मी की जो रिवॉल्वर है वो छीन कर ले भागा है और हमें और फोर्स की ज़रूरत है। ये रिकॉर्ड है। तो जब रणवीर के माँ बाप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पुलिस से कहती है कि हमारे बेटे को है किसी गलत फहमी के चलते बेगुनाह हमारे बेटे को सज़ा मिली है। अब लोकल मीडिया वहाँ आई हुई थी क्योंकि एनकाउंटर का मामला था, किसी बदमाश को लेकर मीडिया वहाँ पे पहले से पहुँची हुई थी। जब मीडिया ने ये सुनी तो मीडिया में ये बात उछलने लगी कि किस तरीके से कि वो आया था यहाँ पे इंटरव्यू के लिए और इस तरीके से उसे बदमाश करार दिया गया है। जब माँ बाप चीखते चिल्लाते अपनी कहानी बताते कि हमारा बेटा बेगुनाह है, निर्दोष है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि कहीं हमारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। इसलिए उन्होंने अब जबरन उसकी फैमिली को बाहर धकेलना शुरू किया और बाकायदा उन पर लाठीचार्ज की गई और ये सब जो है लोकल मीडिया में आ गया। तो इसे देख के जो लोग हैं उनमें आक्रोश हुआ कि फैमिली को क्यों पीटा गया। अगर बेटा बदमाश था, एनकाउंटर हुआ, तो परिवार को तो इसमें लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें उस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत थी। जब ये सब हुआ उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने सबको हिला डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो रणवीर को है 22 गोलियां लगी थी, जो कि पुलिस ने बताया कि उनकी मुठभेड़ में 22 गोलियां उसे थी कि रणवीर ने गोली चलाई, जो कि एनकाउंटर की कहानी होती है कि वो भागा और हमने एनकाउंटर में इस तरीके से मारा, वही कहानी पुलिस ने यहाँ भी बोली थी। तो जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ था कि रणवीर को जो है 22 गोलियां लगी हैं और उसके शरीर में जो है 28 जख्म के निशान थे। अब सोचने वाली ये बात थी, जब 22 गोलियां लगी यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर ही उसकी मौत हो गई होगी, तो फिर ये 28 जख्म के निशान कहाँ से? अगर पुलिस ने उसे मतलब जब वो लेके भागा पुलिस ने उसे पकड़ा तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया? तो ये सब था। पुलिस भी कहीं ना कहीं डरी हुई थी, अब नौकरी खतरे में थी और सज़ा अलग से होनी थी। अब सरकार से मांग की गई कि इस जो मामले को ही CBI को सौंप दिया जाए, पर सरकार ने
ये जो मामला है ये CBCID को सौंपने का आदेश दिया, पर इसमें फैमिली और जो जनता थी वो नहीं मानी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो है CBI को ही ये मामला दिया जाए और इसमें तहकीकात की जाए। तो 31 जुलाई 2009 को ये मामला जो है CBI को दिया गया। CBI ने अब अपनी तफ्तीश शुरू की और 4 जून 2014 को CBI ने पहली बार अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में CBI ने जो कहानी लिखी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो 3 जुलाई 2009 को जो है प्रतिभा देवी पाटिल के जो है मसूरी दौरे पे थी। वो उनका जो विमान था उसे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे रुकना था और वहाँ से जो है पैदल यात्रा जो गाड़ी के उससे मार्ग से उन्हें जो है मसूरी पहुँचना था। अब जो रणवीर था अपने दोस्त के यहाँ वो रुका हुआ था, तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब नौकरी, अब इंटरव्यू हो चुका है और उसे अगले दिन 4 जुलाई से जाना भी है। तो उसने सोचा ठीक है, अपने दोस्त अशोक, एक पास में ही अशोक रहता था मोहिनी रोड आरा घर के पास, उससे भी मिल लिया जाए। तो दोनों दोस्त और एक अन्य जो साथी था वो लेकर वो चल पड़ा आरा घर से। तो आरा घर में जो पुलिस चौकी है वहाँ के इंचार्ज थे उस टाइम पे JB भट्ट। तो यहाँ पे जो काफिला गुजरने वाला था नेताओं का, राष्ट्रपति का, उसके लिए पूरी पुलिस तैनात थी वहाँ पे कि किसी भी तरीके का ट्रैफिक ना हो। तो इसी सबको मेंटेन करने में पुलिस लगी हुई थी। तो इसी पुलिस चौकी के बराबर में जो है बगल में ही पास में रणवीर अपनी बाइक लेके रुका हुआ था और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तो जो वहाँ पे पुलिस इंचार्ज थे JB भट्ट, उन्होंने रणवीर से कहा कि तुम अपनी बाइक को हटा लो, यहाँ से जो है राष्ट्रपति का काफिला जाने वाला है और उसका वक्त हो चुका है। इस पर रणवीर इनकार कर देता है और थोड़े बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। अब जो इंचार्ज थे गुस्सा थे कि पुलिसकर्मी पे हाथ उठा दिया, तो उन्होंने उसे पुलिस चौकी लेके गए और वहाँ जो 2 दोस्त थे रणवीर के साथ वो पहले ही भाग चुके थे। तो उन्हें लगा था जहाँ से आए हैं शायद वो वहीं वापस भाग के गए होंगे उन्हें पकड़ने के लिए। फिर जो है रणवीर को लाया जाता है दोस्त के अपार्टमेंट, जो फ्लैट लिया था वहाँ पे लिया जाता है, पर वो वहाँ मिलते नहीं है। पर अगल बगल जो लोग थे उन्होंने उन्हें देख लिया था रणवीर को लाते हुए पुलिस को। अब पुलिस ने इतना पीटा हुआ था रणवीर को, इतना पीटा कि पुलिस को अंदाजा हो गया ये बचेगा नहीं, पर अब अपनी कस्टडी में मर गया तो नौकरी खतरे में और ऊपर से सजा भी होगी। पुलिस डर गई, तो इसलिए पुलिस ने जो है एक कहानी बुनी और सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल रूम को मैसेज दिया कि किसी बदमाश ने जो है JB भट्ट जो पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं उनकी रिवॉल्वर छीनकर वो जंगल की ओर भाग गया है और इसलिए हमें और फोर्स की ज़रूरत है। तो कंट्रोल रूम में ये रिकॉर्ड हो गया और ये सूचना देना भी ज़रूरी होता है ताकि रिकॉर्ड हो जाए। अब वो किसी जंगल इलाके में रणवीर को ले गए और उन्होंने वहाँ पे 22 गोलियाँ जो है रणवीर को मार के उसे खिला दी। अब जो उससे जो बरामद की गई जो रिवॉल्वर वो एक देसी कट्टा था, वो JB भट्ट का रिवॉल्वर ही नहीं था। जब ये सब पता चला तो इस बीच में जो है इस मामले के कुछ गवाह और सबूत भी सामने आए और ये गवाह वो लोग थे उस एरिया के जहाँ पे रणवीर का जो दोस्त था उसका अपार्टमेंट था, उसका फ्लैट था। तो वहाँ जब पुलिस उसे लाई थी उसके दोस्तों को ढूंढ खोज में, तो लोगों ने पुलिस को आते हुए देखा था। तो लोगों का कहना था कि जब पुलिस कस्टडी में रणवीर था तो फिर उसका एनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे वो JB भट्ट का रिवॉल्वर लेके भागा जंगल की और कैसे उसका एनकाउंटर हुआ। तो इससे पुलिस की पूरी पोल खुल गई। तो फिर 4 जून 2014 को जो CBI की स्पेशल कोर्ट है उसने 18 पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। उनका कहना था कि वर्दी में ये लोग थे और उन्होंने किसी का बेरहमी से कत्ल किया है, इसे कत्ल करार दिया गया क्योंकि किसी गुस्से से, किसी लड़ाई झगड़े से हम किसी की मौत नहीं, उसे मार नहीं सकते हैं, ये उनका कहना था। पर फिर इसे चैलेंज किया फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और 2018 में इसका फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 7 पुलिसकर्मियों को ही सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी और 11 को बरी कर दिया। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डायरेक्ट जो सबूत थे वो 7 पुलिसकर्मियों के ही खिलाफ थे, बाकी 11 के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। और इससे फिर चैलेंज किया गया है रणवीर की फैमिली की ओर से और जनता की ओर से कि ये फैसला बिल्कुल गलत है और उनके साथ अन्याय हुआ है। तो इस मामले का जो फैसला है वो आना बाकी है। तो इस तरीके से कुछ पुलिसकर्मियों ने जो है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ही बदनाम किया है। पुलिस हमारी रक्षक है, ना कि वो भक्षक। जब पुलिस भक्षक बन जाए तो फिर जनता कहाँ जाए अपनी जो है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और इस कहानी से एक और सीख भी ये भी मिलती है कि अगर हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें तो बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे कि अगर JB भट्ट या उनके साथियों ने उस टाइम पे अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता, पर उन्हें घमंड था कि कैसे पुलिस पे उन्होंने हाथ उठा लिया, कैसे बहस कर ली ये वो, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती, गुस्सा ना दिखाया होता, तो शायद वो बुरी बेरहमी से रणवीर को नहीं पीटते और मामला एनकाउंटर तक नहीं पहुंचता और शायद आज एक परिवार उजड़ने से बचा होता और वो अपने परिवार के बीच में हंसता खेलता हुआ मिलता।
तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए उत्तराखंड टू हेवन के साथ।